तो वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके और जीएस के टॉप 2000 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे कि मतलब एक ही लाइन में मैं पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बताते जाऊंगा और इसी फॉर्मेट में मैं आपको लेके चलूंगा। इन सभी शब्दों का मैं मतलब बताऊंगा, ठीक है। ये किसी भी एग्जाम में आप बैठ लो, ये आपके हर एग्जाम में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये तो 50 लिखा है, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की तलवार कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ग्यूसेप गैरिबाल्डी। ये डायरेक्ट स्टैटिक जीके में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इटली के एकीकरण की तलवार कौन है? ग्यूसेप गैरिबाल्डी। दूसरा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ये मेवाड़ के 13वें राजा थे। ऐसा प्रश्न बनता है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के कौन से क्रम के राजा थे? 13वें। इनका जन्म 9 मई 1540 को, मतलब ये सन तो नहीं आता लेकिन जयंती आ जाती है ना कि 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती है, इसलिए सन भी जरूरी है। 9 मई 1540 को कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़, राजस्थान में। ये किस वंश से ताल्लुक रखते हैं? सिसोदिया वंश से, सिसोदिया राजवंश से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, वो है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। ये लड़ा था इन्होंने 1576 में। महाराणा प्रताप बीएस, ये किस किस के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? महाराणा प्रताप और मानसिंह आसफ खां, ये दोनों साथ में थे, ये अकेले थे, ठीक है। मतलब इनके बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये काफी मशहूर युद्ध माना जाता है महाराणा प्रताप की लाइफ का, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में ये युद्ध हुआ था। अब देखिए, 56 वर्ष की आयु में जो तीर कमान रहता है ना, उसकी ये डोर थी, ठीक है। कमान की डोर है, उनके पेट में एक प्रकार से जो डोर रहती है ना, शिकार के दौरान एक डोर रहती है, जो तीर की डोर रहती है, वो उनको लग जाती है और घाव बन जाता है और इसी के कारण इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। महाराणा प्रताप का जो भाला है वो अभी भी उदयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ है। कहां पे रखा है इनका भाला? उदयपुर के सिटी पैलेस में। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की पाल शैली कहां पे रहती है? पाल शैली। तो मंदिरों की पाल शैली बिहार और बंगाल में प्रसिद्ध है। कहां पे प्रसिद्ध है? बिहार और बंगाल में। यह शैली पाल राजवंश, मतलब पाल वंश, ठीक है, पाल वंश के संरक्षण में विकसित हुई। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। कौन थे? गोपाल। चलो अगला प्रश्न है, ट्राफलगर, ठीक है, ट्राप या लगर बोल दो, ट्राफलगर, ठीक है, ट्राफलगर या ट्राफलगर जो भी बोलना है, उसकी लड़ाई कहां पे हुई थी? ये ट्राफलगर है ना, ये एक स्थान है, ठीक है। इसकी लड़ाई हुई थी 1805 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, जिसमें ब्रिटेन जीत गया था, विन हो गया था और फ्रांस हार गया था। ये काफी मशहूर लड़ाई है, ठीक है। तो विदेशी लड़ाइयों में कुछ 5-6 लड़ाई हैं जो आईएमपी है, आपके एग्जाम में आती हैं। उनमें ये ट्राफलगर की लड़ाई है, इसमें ब्रिटेन जीता था। कब हुई थी? 1805 में। अब देखो, अगला है कांग्रेस का विभाजन। अब कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे तुम स्टेट एग्जाम दे दो, चाहे तुम कोई भी यूपीएससी से लेके एसएससी कोई भी एग्जाम दे दो, ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस 2 दलों में बट गया। कौन से 2 दलों में? एक नरम दल और एक गरम दल, ठीक है। नरम दल में कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। और गरम दल में कौन थे? तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल में थे। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। ये फैक्ट याद रखना, किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आई थिंक कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन ये हुआ था 1908 में। ये मुस्लिम लीग का है, कांग्रेस का नहीं है। 1908 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सर सैयद अली इमाम, ठीक है। और इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी।
कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। बाद में 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया। क्या आया? मार्ले मिंटो एक व्यक्ति हैं, वो सुधार लेके आए, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया, यानी कि अब मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र रहेगा। लेकिन ये जो अधिवेशन हुआ था ना मुस्लिम लीग का 1908 में, यही वो बीज है, यही वह बीज है जो आगे चल के भारत का विभाजन करने का कार्य करेगा। ये आपको दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न है, टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी बुक किसने लिखी है? टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी बुक है, इसको लिखा है दांते ने। दांते एक लेखक हैं, इन्होंने डिवाइन कॉमेडी बुक लिखी है, ठीक है, दांते ने। तो दांत मतलब दांते, ठीक है। कॉमेडी करते हो तो हंसते हो, ऐसे याद रख लेना। कॉमेडी करते हो तो हंसते हो, और हंसते हो तो दांत निकलते हैं। तो दांते ने डिवाइन कॉमेडी बुक लिखी थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। कहाँ पे हुई थी? ढाका में। ये प्रश्न कई बार बनता है। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना है उसका नेतृत्व किया था सलीमुल्लाह खान ने। किन्होंने किया था? सलीमुल्लाह खान ने, ठीक है। इन्हें आगा खान भी कह देते हैं। तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1907 में हुआ, कराची में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? आगा खान। अब अगला है प्रश्न, क्रिप्स मिशन ऑफर कौन लेके आए थे? तो ये क्रिप्स मिशन ऑफर ये लेके आए थे 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो किसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कई बार एग्जाम में आपको ये शब्द देखने को मिलेगा, लेकिन आपको क्या है, पढ़ते नहीं हो तो आपसे बनता नहीं है। ये पता है हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पद्मासन मुद्रा में महावीर स्वामी की छवि, जो पद्मासन मुद्रा है उसमें महावीर स्वामी की छवि है, ठीक है। जो महावीर स्वामी है ये दिगंबर जैन मंदिर, मतलब एक प्रकार से इनकी छवि कहाँ पे है? दिगंबर जैन मंदिर एवं अन्य मंदिर जो मुक्तागिरी है वहां पे प्रवेश द्वार पर पद्मासन मुद्रा में महावीर स्वामी की छवि हमें देखने को मिलती है। अगला है 1863 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने थे? ये बने थे अब्राहम लिंकन। इन्होंने क्या किया था? अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो दास प्रथा को किसने समाप्त किया? अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। कई बार ये प्रश्न बनता है, कई बार बनता है, मैं ये बार बार मैं ना बोलूं। चलो देखते हैं, हाँ यहां से आ गया। अगला प्रश्न है, मनुभान की टेकरी में जैन मंदिर के सिंह द्वार पर शिलालेख की भाषा अभी तक विघटित यानी कि पढ़ी नहीं जा सकी है, विघटित नहीं किया जा सका है। तो ये तो अलग है। चलो अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो हुआ था 1767-69 में। 1767 और 69 के बीच में 2 साल चला था। किन किन के बीच में हुआ था? हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी। हैदर अली इसमें जीत गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? मद्रास की संधि हुई अंग्रेजों के बीच में और हैदर अली के बीच में। इसके बाद ये आंग्ल युद्ध पूछते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद हुआ द्वितीय आंग्ल युद्ध हैदर अली के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ये 69 में हुआ। फिर 11 साल तक तो अंग्रेज रुके रहे। फिर 80 में फिर होता है, 80 से 84 4 साल चलता है हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसके बाद यहाँ पे हुई मैंगलोर की संधि। काय की हुई? मैंगलोर, बेंगलोर नहीं है, मैंगलोर की संधि। और इसके बाद होता है तृतीय आंग्ल युद्ध। इसके बाद क्या होता है? तृतीय आंग्ल युद्ध। इसमें टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध होता है। टीपू सुल्तान हार जाते हैं। इसके बाद एक और युद्ध होता है, मतलब इस तृतीय आंग्ल युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। 3 संधियां हुई हैं। पहली मद्रास की संधि, दूसरी मैंगलोर की संधि और तीसरे युद्ध में हारने के बाद हुई रंगपट्टम की संधि, रंगपट्टनम की संधि। इसके बाद हुआ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी की, यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ठीक है। और यहाँ पे सहायक संधि स्वीकार की गई। जो सहायक संधि थी वो स्वीकार की गई अंग्रेजों की। इसके बाद है
अजंता की गुफाएं। अच्छा, ये टीपू सुल्तान वाला जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 3-4 मतलब आंग्ल युद्ध हुए हैं, कुल मिला के 4 आंग्ल युद्ध हुए हैं। ये जो चौथा आंग्ल युद्ध हुआ था ये हुआ था 1798 और 99 में, ठीक है। और ये मान लो कि टीपू सुल्तान एक प्रकार से मैसूर की ये मान लो कि बेस्ट राजा थे, ठीक है, बेस्ट राजा थे मैसूर के। और उसके बाद देखो अंग्रेज आ ही गए थे, फिर अंग्रेजों ने तो भाई जो मचाया हुड़दंग वो तो आप लोग जानती हो। इसके बाद अजंता की गुफाएं एलोरा के 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं एलोरा के 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित हैं। ये फैक्ट याद रख लो, जैसे एलोरा यहाँ पे है, उसके उत्तर पूर्व में यानी कि यहाँ पे है अजंता की गुफाएं, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण, विक्टोरिया मेमोरियल है ये कहाँ पे है? ये है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता में है। इसके निर्माण के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अब अगला प्रश्न है, देखिए। हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किन्होंने किया था? इंपीरियल जापानी सेना के संरक्षण में हुआ था। ये ब्रिटेन के खिलाफ इन्होंने मतलब अपने जापान ने अपना साथ दिया था और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। जापानियों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ, ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। कब हुआ था? 1942 में। 1942 में। अब देखो, एक तो है सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, ठीक है, बंटवारा हो गया था कांग्रेस का। एक आता है बेलगाम अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1924 में ये बेलगाम अधिवेशन होता है। इसमें जो गांधी जी हैं उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो एकमात्र बार मतलब एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है गांधी जी ने। कब की है? बेलगाम अधिवेशन में। ये 39वां अधिवेशन था, ठीक है, कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। इसके बाद है साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन है। ये ब्रिटिश भारत की एक संघ की इसने क्या की? स्थापना की। श्वेत आयोग इसका अन्य नाम है। साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या है? श्वेत आयोग, ठीक है, सफेद आयोग। अब अगला देखिए, अगला है अगस्टस, ठीक है, अगस्टस 27 बीसी से 14 बीसी तक ये रोमन साम्राज्य का संस्थापक था और पहला शासक था। रोमन का हमारे इसमें इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा है। अगस्टस के बारे में आ जाता है कभी कभी कि रोमन साम्राज्य का पहला शासक कौन था? अगस्टस थे, ठीक है। सिक्कों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? ये थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के 10वें व अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। कब की थी? 1699 में। अब अगला प्रश्न है, बंगाल की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना, बंगाल की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने। किन्होंने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। अगला प्रश्न है, मामल्लापुरम उत्सव ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में मनाया जाता है। मामल्लापुरम उत्सव महाबलीपुरम तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है, ठीक है। तमिलनाडु से याद रखना, तमिलनाडु में एक प्रकार से भारतनाट्यम होता है, ठीक है। भारतनाट्यम के लिए तमिलनाडु जाना जाता है। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को एडजस्ट कर लेने दो इसको। हाँ, दिख रेला है, चलो ठीक है। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न। प्रफुल्ल चाकी के साथ ब्रिटिश जज मजिस्ट्रेट डगलस क्रिक्सफोर्ड पर हमला किया। किन्होंने किया था? खुदीराम बोस ने। खुदीराम बोस ने ब्रिटेन के जज थे डगलस क्रिक्सफोर्ड, इन पर हमला किया था। लेकिन पता है क्या हुआ? हमलावर कौन थे? खुदीराम बोस। 1908 की घटना है ये, ठीक है। और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों मिलके इन्होंने क्या किया? 1908 में बम जज की गाड़ी पर गिरने की बजाय 2 महिलाओं पर गिर गया
और उन दोनों महिलाओं को मतलब घायल हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके परिणाम में खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चावी को क्या मिला? फांसी मिली थी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है बीजक है, बीजक के लेखक कौन है? बीजक एक रचना है। ठीक है, हिंदी साहित्य में बीजक का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये कबीर दास जी के द्वारा रचित है। इसके मुख्य भाग हैं साखी, सबद और रमैनी। बीजक के मुख्य भाग क्या है? साखी, सबद, रमैनी। अगला प्रश्न है कश्मीर को स्वर्ग किसने कहा? कश्मीर को स्वर्ग कहा था अमीर खुसरो ने। किसने कहा? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने कश्मीर को स्वर्ग कहा। सहायक गठबंधन ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस भारतीय शासक, यह एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। ये सहायक गठबंधन हुआ था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों के बीच हुआ था। यह एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। ब्रिटिश कंपनी शासक के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी। ये एक प्रकार से सहायक गठबंधन की एक बात है। अब एक प्रश्न आता है बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित है उसके लेखक है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। संस्कृत भाषा में अश्वघोष ने इसे लिखा है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। ठीक है, ऐसे ही कर दो, किरातर्जुनियम। ठीक है, किरातर्जुनियम। इसके लेखक है भारवी। और मालविकाग्नि मित्रम, इसके लेखक हैं कालिदास। मेघदूतम को भी कालिदास ने लिखा है। कालिदास थे उज्जैन से। कहां से थे? उज्जैन से। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? गणेश पूजा के बारे में आ गई है। तो गणेश पूजा और शिवाजी जयंती का आयोजन किन्होंने करवाया? तो ये करवाया बाल गंगाधर तिलक ने। उस समय पे लोगों को इकट्ठा करना था आज़ादी के लिए। ठीक है, तो उसके लिए ये बेहतरीन जरिया था, मतलब सांस्कृतिक आड़ में मतलब एक प्रकार से क्रांतिकारियों को एक प्रकार से मैसेज देना। अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। खंड आयने अकबरी, इसमें अकबर के साम्राज्य के कानून और राजस्व प्रणाली का वर्णन है। ठीक है, तो आयने अकबरी एक खंड है अकबरनामा का। ये एक किताब है अकबरनामा, अबुल फजल ने लिखी है। इसमें अकबर के साम्राज्य के कानून और राजस्व प्रणाली है, उसका वर्णन कहाँ है? आयने अकबरी में। अगला प्रश्न है 1919 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड या जेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये 1919 में भारत के वायसराय थे। कौन थे? वायसराय। 31वां प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 में आया था। कब आया था? 1856 में। लॉर्ड डलहौजी इसके मसौदाकार थे और लॉर्ड कैनिंग है, इन्होंने 1857 के विद्रोह के पहले पारित किया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, और आपको ये बताना है कमेंट में सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी। अब देखिए अगला प्रश्न है कालिदास हैं। कालिदास, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। इनको भारत का शेक्सपियर और भारतीय कवियों का राजकुमार कहा जाता है कालिदास जी को। इनकी जो रचनाएं थी कौन कौन सी हैं? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, ऋतु संहार, विक्रमो उर्वशियम। ठीक है, कुमार संभवम, मेघदूतम। इतनी सारी रचनाएं थी कवि कालिदास की। आप लोग पढ़ लीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। अब अगला प्रश्न है भरहूत के अवशेष हैं। भरहूत के अवशेष कलकत्ता संग्रहालय में पाए जाते हैं, मतलब मिलते हैं, पाए जाते नहीं मिलते हैं। भारत सरकार अधिनियम आया था 1858 में। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 57 में क्रांति हुई थी। सांची है, ये रायसेन में है। बौद्ध स्मारक की खोज जनरल टेलर ने 1818 में की थी। बौद्ध स्मारक की खोज जनरल टेलर ने
1818 में की थी। सांची कहाँ है? रायसेन में, और रायसेन तो मध्य प्रदेश में है ही। अगला प्रश्न, प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह, ये बिरल देसाई हैं, ठीक है, बिरल देसाई लेके आए थे। इनको भारत का ग्रीन मैन कहा जाता है। ग्रीन मैन ऑफ इंडिया बिरल देसाई, ठीक है, बिरल देसाई। ये प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह इन्होंने किया था। 6 लाख से ज्यादा इन्होंने, 6.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं, ठीक है, बिरल देसाई जी ने। सल्यूट है इस बंदी को यार। हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्मन की मृत्यु के बाद थानेसार का राजा बना था। तो राज्यवर्मन की मृत्यु के बाद कौन थानेसार का राजा बना? हर्षवर्धन। कौन बना? हर्षवर्धन, ठीक है। ब्रिटिश सेना में भारतीयों का पहला विद्रोह 1857 में मेरठ में हुआ था। कहां पे हुआ था? मेरठ में। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको बंगाल का बार्ड कहते हैं, बंगाल का बार्ड। इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी, जिसे इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। क्यों लौटाया था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसके कारण इन्होंने नाइटहुड की उपाधि, जो इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन के द्वारा दी गई थी, इसे लौटा दिया। कहा नहीं चाहिए तुम्हारी उपाधि, ठीक है। इन्होंने गीतांजलि को लिखा 1913 में, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। गीतांजलि को 1913 में इन्होंने लिखा, इस पर इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और नोबेल पुरस्कार मतलब पाने वाले पहले भारतीय। केवल खड़े होकर और समुद्र को निहारने मात्र से समुद्र को पार नहीं कर सकते, ये इनकी एक प्रमुख लाइन है। इसको याद रखना। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो केवल किताबों को केवल देखकर, ठीक है, उनको देखने मात्र से तुम परीक्षा पास नहीं कर लोगे। उसके लिए तुम्हें कठिन अभ्यास और गहन अध्ययन करना होगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे, पहले भारतीय थे। चीनी यात्री हेनसुआंग 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। कौन जीता था? बाबर। और इब्राहिम लोदी हार गए थे, ठीक है। अब देखिए कई युद्ध हैं। देखो एक तो युद्ध ऐसा नहीं है कि सभी युद्ध महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, लेकिन कुछ युद्ध जैसे कि यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे इतनी जगह है ना, यहाँ पे 2-3 डेटे आप लोग याद रख लो। एक तो देखो सबसे पहले है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का। जो ये प्लासी का युद्ध हुआ था ना, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, ठीक है। ये हुआ था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला है ये पराजित हो गए थे, मतलब हार गए थे। इसके बाद एक युद्ध और इंपोर्टेंट रखना, वो है बक्सर का युद्ध। बक्सर का, ये आते हैं बिल्कुल कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, किन के बीच में हुआ, ऐसे प्रश्न बनती है। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 57 में हुआ प्लासी का, बक्सर को हुआ 64 में। ये तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला है ना, ये अब और 2 लोग और, सिराजुद्दौला हो गए, ठीक है। एक है मीर कासिम और एक है शाह आलम। 3 लोगों के बीच हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, ठीक है। ये 2 युद्ध बहुत ही आईएमपी है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। बांडीवास का प्रसिद्ध युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। बांडीवास का प्रसिद्ध युद्ध कहां पे हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में। अब कुछ व्यक्तिगत सत्याग्रह हैं, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, हजारों सत्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। कांग्रेस कार्य समिति ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया था, जिसमें विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया गया था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। किन्होंने की थी? लाला लाजपत राय ने। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें
ठीक है, इनमें जानवरों की सील रहती थी, यूनिकॉर्न सील थी और सिप पशुपति की सील थी। ठीक है। नाइटहुड की उपाधि किसे मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। दोस्त मोहम्मद खान ये भोपाल से थे। इन्होंने क्या किया? दोस्त मोहम्मद खान ने, भोपाल से नहीं थे, इन्होंने भोपाल को राजधानी बनाया था 1722 में। और यहां पे है तीनों प्रेसिडेंसियों में से प्रत्येक में एक एक विश्वविद्यालय अलग से स्थापित किए गए थे 1857 में। यह है दास प्रथा का समापन किन्होंने किया? लॉर्ड एलन बोरो ने। बोरो ने कहा सभी दास आजाद। ठीक है। और सती प्रथा को खत्म किन्होंने करवाया? ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में बताओ। अब ये है हमारा 50वां प्रश्न। पानी पी ले फिर से यार, पता नहीं प्यास बहुत लग रही। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लिए सैंडलर आयोग आया था। ये आया था 1917 में। कब आया था? 1917 में। दिल्ली चलो का नारा किन्होंने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। डायरेक्ट बनता है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को ये उपाधि दी गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1904 में। कौन थे वायसराय उस समय पे? लॉर्ड कर्जन। ये इसलिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि कर्जन ने ही 1905 में बंगाल का भी तो विभाजन करवाया था। ठीक है, तो इसलिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। भीकाजी रोस्तम कामा, इन्होंने क्या किया? ध्वज फहराया था। ध्वज फहराया था। ये ऐसे ही बनते हैं डायरेक्ट की, क्योंकि इसका भी मेरे को ज़्यादा डिटेल में नहीं पता इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इस प्रश्न पे मेरे को ज़्यादा वो नहीं है। इन्होंने ध्वज फहराया था, कहाँ फहराया था ये तुम ढूंढ लेना। हंटर आयोग है, ये 1919 में आया था। ठीक है, 1919 में इसका गठन हुआ था। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए 1919 में हंटर आयोग आया। ठीक है। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दादाभाई नौरोजी ने किया। किन्होंने किया? दादाभाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1984-85 में। ठीक है। बेदरा का युद्ध ब्रिटिश और डचों के बीच में हुआ था। बेदरा का युद्ध बहुत IMP है। बेदरा का युद्ध, ठीक है, जैसे बक्सर का युद्ध IMP है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और तीन लोगों थे, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम। ठीक है, 1764 में हुआ था। ऐसे ही बेदरा का युद्ध भी बहुत इंपोर्टेंट है। भारतीय टेलीग्राफ एक्ट लॉर्ड डफरिन द्वारा आया था। ठीक है, भारतीय टेलीग्राफ एक्ट है, ये लॉर्ड डफरिन लेके आए थे। गांधी के असहयोग आंदोलन ने तुर्की में खिलाफत आंदोलन की बहाली और अस्पृश्यता के अंत का आह्वान किया था। यहां पे देखते हैं 61वां प्रश्न। आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर दो, ये बात किसने कही थी? ये कही थी महात्मा गांधी ने। इन्होंने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस जो बना है इसको खत्म कर दो। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी सभ्यता कौन थी? तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी सभ्यता मिस्र की सभ्यता, सुपेरियन और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं मानी जाती हैं। दलित आंदोलन को प्रेरित किन्होंने किया था? B.R. अम्बेडकर ने। संविधान के निर्माता, संविधान के जनक B.R. अम्बेडकर ने दलित आंदोलन को प्रेरित किया था। वंदे मातरम समाचार पत्र ये कौन लेके आए थे? श्री अरविंदो घोष। कौन लेके आए थे? श्री अरविंदो घोष। गुप्त साम्राज्य से संबंधित कुछ IMP फैक्ट हैं, जैसे राज्य का राज्य खेती की भूमि करों से लिया जाता था। अधिकांश गुप्त राजा वैष्णव थे। गुप्त साम्राज्य के दौरान रामायण और महाभारत को फिर से लिखा गया। ये काफी IMP प्रश्न है। चोल काल के मंदिर, द्रविड़ शैली, सामाजिक गतिविधि और विशाल मीनार है। शारदा अधिनियम,
शारदा अधिनियम 1929-30 में आया था। बाल विवाह रोकने के लिए हरविलास शारदा के द्वारा ये लाया गया था। ऐहोल शिलालेख, ये पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन पर जो, अरे यार यहाँ पे तो थोड़ा सा अलग है ना, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त करने के लिए ये ऐहोल शिलालेख बनाए गए थे कर्नाटक में बागलकोट जिले में। कहाँ पे? बागलकोट जिले में। प्रश्न ऐसे भी आता है, मोहम्मद शाह इनको रंगीला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विलासतापूर्ण जीवन इन्होंने जिया है, मनोरंजन के लिए जाने जाते हैं और कला संस्कृति के लिए भी ये जाने जाते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला। अब है अगला, 500 प्लस रियासतों का एकीकरण किन्होंने किया? अपने लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। ठीक है, इन्हीं के फिर नाम पे 182 मीटर ऊंची नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में एक प्रतिमा बनी है वल्लभ भाई पटेल जी की। इनको लोह पुरुष कहा जाता है। इनके बारे में बहुत ही आईएमपी फैक्ट बता रहा हूं, ये सारे के सारे आईएमपी हैं। ये लोह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं और पहले गृह मंत्री हैं। इनका जन्म गुजरात में हुआ। 562 रियासतों को इन्होंने मिलाया था। 3 रियासतें नूना कर रही थी, बाद में मिला लिया गया। इनको सरदार की उपाधि है। ये बारडोली सत्याग्रह के नेतृत्व में महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह कर रहे थे तो महिलाओं ने इन्हें सरदार कहा था। इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को हर वर्ष सरदार वल्लभ भाई के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। एकता में देखो एक जुड़ा है, ठीक है, एक जुड़ा है। एक कौन है? 3 लोग जब एक हो जाएं तो उसी को मान लो तुम एक है। ठीक है, तो 31 ऐसे याद रख लो, 31 में एक है ही, एक यानी एकता दिवस 31 अक्टूबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। इनको भारत रत्न मिला 1991 में। कब मिला? 1991 में। अब कुछ और आईएमपी चीजें। 1940 में एक अहिंसक आंदोलन से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, इनको चुना गया था और इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। मौर्य साम्राज्य, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में, कब? 322 बीसी में की थी। प्रांत के मुखिया को कुमार या आर्यपुत्र कहते हैं। प्रांत के जिले थे जिन्हें जनपद कहा जाता था। जिलों को क्या कहते थे? जनपद। गांधार साम्राज्य का एक प्रांत था। ठीक है, गांधार जो है वह इसी साम्राज्य का एक प्रांत था। जो उस समय गांधार था ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का एक प्रांत था। अब तो अफगानिस्तान काबुल में है। गुलाम वंश है, 1206 में इसकी स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। गुलाम वंश के शुरुआती शासकों को मामलुक सुल्तान, ठीक है, मामलुक सुल्तान कहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? मुइजुद्दीन कैनवाद। ठीक है, कैनवाद या कैकवाद, ये 1290 तक रहे। तो गुलाम वंश कुल मिला के 84 सालों तक भारत पर राज किया। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। अब यहाँ पे थोड़ा और आनंद लेते चलो। मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें, मतलब अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये करंट का क्वेश्चन है। तो अभी 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के 2025 की बात कर रहे हैं। अभी नवंबर का महीना चल रहा है। श्री ज्ञानेश कुमार है। कौन है अभी? ज्ञानेश कुमार। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है। किसका? मुख्य चुनाव आयुक्त का। चुनाव आयोग ऑफ इंडिया, इसका वर्णन 324 से 329 अनुच्छेद में दिया गया है।
प्रश्न ऐसे बनाता है वो 324 में क्या है, मुख्य चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग का शून्य आधारित बजट, ये अमेरिका में पास हुआ था 1960 में। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976 में हुआ था, इसको पढ़ लेना भाई लोग, अगर पॉलिटी नहीं पढ़ी तो ये संशोधन पढ़ लेना। मैं कह रहा हूं चांस यदि अच्छे हुए तो ये प्रश्न बनता है, मोस्ट आईएमपी है। मैं बताता हूं क्या हुआ था 42वें संशोधन में। प्रस्तावना में समाजवादी, देखो इसको मैं हाइलाइटर कर रहा हूं, बहुत मजा आएगा। एक तो ये 42वां संविधान संशोधन है ना, बहुत आईएमपी, बहुत, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, 1976 में हुआ था, ठीक है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 के 42वें संविधान संशोधन में। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था, किन्हें जोड़ा था, मौलिक कर्तव्यों को, और इस संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। वन और जंगली जानवरों को 7वीं अनुसूची की एक राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था इसी 42वें संशोधन में। कई आईएमपी फैक्ट हैं, आपको दिमाग में रखना है। अब है भारत और पाकिस्तान का विभाजन, सब करवा लिया, अब थोड़ा विभाजन भी करवा दो। तो एक गद्दारवा पाकिस्तान था, उसको देखो, गद्दारवा जो भी बोल रहा है बोल दो, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको यहां रख लेते हैं जिससे कि हाँ था। भारत पाकिस्तान का विभाजन ये हुआ था 1947 में। एक अधिनियम आया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, कौन लेके आए थे, माउंट बेटन योजना पर आधारित था। माउंट बेटन, बेटन यानी कि एक प्रकार से बांटना, ठीक है, तो बट गया, भारत को बांट दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1774 में। कब हुई थी, 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे ई इम्पे। कौन थे, ई इम्पे, इम्पे थे, इम्पे। ट्रिपल तलाक अधिनियम, करंट का क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2019 में आया, ठीक है, ट्रिपल तलाक। 3 तलाक असंवैधानिक है, इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं किया, अब ये असंवैधानिक है, पहले बहुत चलता था ट्रिपल तलाक, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 में आई थी। कब आई थी, 1909 में। क्योंकि इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। 1908 में मुस्लिम अधिवेशन हुआ था जिसमें मांग हुई थी कि हमें अलग से निर्वाचन प्रणाली लाओ, तो 1909 में इनके लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी। मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना ढाका में आगा खान ने की थी। अगला प्रश्न है, बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है। अब बंबई और ये मद्रास है, इनके गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे काम करेंगे। ये बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, ऐसे मान लो बी, ये बंबई का, ये BOM बम्बई, और यहाँ पे मद्रास का M, तो ये इसके अंडर में अब काम करेंगे ये दोनों, ये बंगाल वाले के, ठीक है। अगला 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया। कब आया, 1991 में, 91 में, 1991, 1991। पलट दो, 1 को 9, 9 का 1। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 252 को पढ़ लो। 2 अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 252, एक है 253, दोनों को पढ़ लो। अनुच्छेद 252 क्या कहता है, संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से राज्यों की सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 252 समवर्ती सूची से सम्मिलित है। इसमें क्या है, संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से राज्यों की सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। 53 क्या करते हैं, संधि,
अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और सम्मेलनों को लागू करने के लिए संसद को भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार 253 देता है। एक बार और इसे रिपीट में सुन लेना। भारत में राष्ट्रपति जो है उसका चयन के लिए किस प्रकार का चुनाव होता है? तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव होता है। राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ पे है? अनुच्छेद 52 में। और ये राष्ट्रपति हैं, ये तीनों सेना के प्रमुख रहते हैं भारत के। अगला प्रश्न हमारी मां नर्मदा से है। तो नर्मदा है जो नर्मदा नदी, इनका उद्गम होता है मैकल श्रेणी से अमरकंटक अनूपपुर से। बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर है, खंबात की खाड़ी में जाके ये मिल जाती हैं। अब इनकी सहायक नदियां हैं जैसे तवा, बंजर, शक्कर, दुधी, बारना, मान, हथनी, उरी, गंजन, गोई, ओरसांग, ठीक है, हिरन, और ऐसी दाईं तरफ से हैं कुल मिला के 19 और बाईं तरफ से हैं 22। नर्मदा नदी की लंबाई है 17 गलत लिखा है यार, 1312 है, ये गलत लिखा है भाई, 1312 कितनी है? 1312 किलोमीटर। मत्स्य उत्पादन। अगला प्रश्न है करंट से। करंट मतलब करंट अफेयर से। मत्स्य उत्पादन में, अरे यार लाल कलर का पेन देख रहे हैं, कहाँ गया है? हाँ, मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 पे आता है चीन और सेकंड देश है भारत, ठीक है। और भारत में राज्यों में सबसे ज्यादा किस राज्य में मत्स्य उत्पादन ज्यादा होता है? तो ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है नमामि गंगे कार्यक्रम, ये कब प्रारंभ हुआ था? जून 2014 में। जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना हुई थी। अब अगला है क्वेश्चन, और क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा आईएमपी। देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, और यहां से रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक में काफी ज्यादा रेशम होते हैं। नॉर्वेजियन सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। नॉर्वेजियन सागर कहां पे है? अटलांटिक में। माउंट विसुवियस, माउंट एटना, ये इटली में है, ठीक है। ये कुछ ज्वालामुखी वगैरह है, ठीक है। इसके बाद है सकुराजिमा, ठीक है, राजिमा या सकुराजिमा, माउंट एसू और माउंट फुजी, ये जापान में है। सकुराजिमा है ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एसू है ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, माउंट फुजी ये सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। भारत का एक बहुत प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो भारत में है। भारत में कहां पे है? अंडमान निकोबार में। अब बाबू यानी कि बाबू सोना, बाबू सोना, सोना नखरे ढोना। तो देखो भाई, बाबू सोना गई तेल लेने, पढ़ाई करो, शक्ति पाओ, बाबू सेना, बाबू सोना। अगला प्रश्न है, आई थिंक कि दिख रहा होगा आप लोगों को, रुको एक सेकंड, अबे क्या हो रहा है इसमें? हाँ, फसल रोटेशन व खाद का उपयोग क्यों होता है? क्योंकि इनके द्वारा पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए उपयोग किया जाता है। फसल रोटेशन का यानी कि एक प्रकार से आप ये मान लो जुताई का और खाद का। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अंटार्कटिका। ये लेकिन ठंडा है, ये ठंडा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो माना जाता है वो है सहारा रेगिस्तान, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है, ठीक है, अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल है, ग्रेट इंडिया डेजर्ट के नाम से भी मशहूर है। थार यानी कि अपने राजस्थान में है।
दस्त ए मार्गो और दस्त ए खास ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। दो मरुस्थल और हैं, दस्त ए मार्गो, दस्त ए खास, ये अपने अफगानिस्तान में है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 382 है। विश्व का जनसंख्या घनत्व 51, ठीक है। गंगा नदी है, इसकी लंबाई है 25-25, कितनी है? 25-25, 25-25। ये गौमुख स्थान, ठीक है, यहां पे गौमुख स्थान गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम, इसको झूम खेती भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न को मिल्पा भी कहते हैं या मिल्या कहते हैं, दहिया भी कह देते हैं, तो इसके अन्य नाम है। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है? झारखंड में, ठीक है। एमपी का स्थान इसमें नंबर 4 पे है। एमपी राज्य का, यदि एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको एमपी का भी पता रहना चाहिए, नंबर 4 पे कोयला के उत्पादन में। हम शतक लगाने ही वाले हैं और मजा आएगा, शतक लगा देंगे। अरब सागर, ठीक है, ये राइटिंग मेरी राइटिंग मेरे को ही समझ में नहीं आ रही है। बाल अल मंडेब, ठीक है, बाल अल मंडेब जलमड्रू मध्य के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा हुआ है। किससे? बाल अल मंडेब जलमड्रू मध्य के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा है अरब सागर। हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, ट्रायंगल के रूप में हिंद महासागर है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? के जमुना पार अबे कैसा एक गाना था यार, मनीषा रानी वाला। अपन तो नए जमाने के मोड़े है ना, मोड़ा 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 मोड़ा। सोन नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से, ठीक है। सोन नदी पर एक बांध बना है, बाढ़ सागर बांध। कौन सा बांध? बाढ़ सागर बांध। अमरकंटक की पर्वतमाला से सोन नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। इसको गंगा की सहायक नदी है ये, जैसे गंगा ये आई तो सोन नदी सहायक नदी है, ठीक है। सहायता करती है। थोड़ा सा गले की प्रैक्टिस कर लेते हैं यार, जब तक तुम लोग इसको पढ़ो यार, इसको पढ़ लो, ठीक है। 102 में प्रश्न को पढ़ दो, सगुन मैंने कर दिया है 101 का। हरे राम राम राम। ये वोकल कार्ड है। क्या है? वोकल कार्ड। पानी और पी ले, पानी भी पी लेते हैं। नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रवाह होता है, नदी का मुहाना या एस्चुरी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्चुरी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है ये है बुलर झील। कौन सी झील? बुलर झील। झीलों के बारे में अपन इकट्ठा पढ़ लेंगे अभी नेक्स्ट में। बांदीपुरा कहां पे है बुलर झील? बांदीपुरा जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखो झील आ गई तो झीले झील को पढ़ लो। अब झीले झील को पढ़ लो। काली पेली झील, कौन सी झील? काली पेली झील या काली पीली झील, ये तमिलनाडु में है। पेंगोंग तिसो झील लद्दाख में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का झील, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में जो चिल्का झील है ना, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील बा। भीमताल झील उत्तराखंड में है। डल झील श्रीनगर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। ये झीलें इतनी पढ़ लो, झीलों के बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे बनता है क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, जम्मू कश्मीर, बांदीपुरा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, अब मजा आएगा तुम्हें, अब मजा आएगा तुम्हें।
भूमध्य रेखा है ये 13 देशों से होकर बहती है। दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर बहती है। कर्क रेखा जो है, अब भूमध्य रेखा की बात हो गई, अब कर्क रेखा की बात कर लो। भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। एक तो है, देखो कौन कौन से राज्य हैं, राज्य बता देता हूँ। एक है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, ठीक है, तीसरा है एमपी, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, ठीक है, कितने हो गए, 3 2 5। छठवां है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। सातवां है त्रिपुरा, टी बना दिया। और आठवां है, क्या है आठवां, मेघालय, ठीक है, मेघालय। इन 8 राज्यों से होकर बहती है। एमपी के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा बहती है, मतलब बहती नहीं है भाई, जाती है। ये तो एक काल्पनिक रेखा है ना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है, फिर भैया शनि, फिर उसके बाद है यूरेनस, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो वो अपना बुध। अच्छा, सौरमंडल को समझना है, रुक यार 1 मिनट, साला मैं समझा दूंगा, तुम टेंशन बस नहीं लेना। कि गन्ना बेच के अरे कौन से गाने सुन रहा हूं मैं। अच्छा ये देखो, सौरमंडल क्या है, देखो ये हो तुम, ये कौन हो, ये हो तुम, ठीक है, ये हो तुम। बहुत छोटा बनाया है, ठीक है, जूम करके देखो, ऐसे दिखा देता हूं, ये हो तुम, ठीक है। अब फिर से वापस उतना ही आउट जूम करता हूं। ये तुम हो, तुम रह रहे हो कहाँ पे, तुम जैसे मध्य प्रदेश में रह रहे हो, तो मैं मध्य प्रदेश का नक्शा बनाता हूँ। ये जैसे मध्य प्रदेश कहलाया, ठीक है, ये तुम्हारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, इतना बड़ा मतलब नहीं है। तुम ऐसे मान लो, ये हो तुम, ठीक है, ये हो तुम, ये मध्य प्रदेश है, ये भारत है, ये एशिया है, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी के बाद क्या है, ये पृथ्वी के बाद जो है वही सौरमंडल है। क्या है, सौरमंडल। सौरमंडल के बाद आ जाती है आकाशगंगा, और आकाशगंगा के बाद आ जाता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ठीक है। भारत में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। झूम खेती क्या कहलाती है, इसको स्थानांतरित खेती भी कहती है। आदिम निर्वाह का यह एक रूप है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो मध्य प्रदेश की जनगणना हुई थी, उसमें अलीराजपुर की जो साक्षरता दर थी वो 36.6 थी। कांगो नदी का पूर्व नाम जैरे या जैरे नदी था। डेंटी वर्षा, जो डेंट्री वर्षावन है, ये यूके में है। कहाँ पे है, यूके में, यूके यानी कि उत्तराखंड में। लीवर सिस्टम या डेकली सिंचाई के ओल्ड तरीके हैं। तो सिंचाई के ओल्ड तरीके कौन कौन से, लीवर सिस्टम या डेकली, टेकली, टेकली। सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश का स्थान है चौथा। कपास की खेती काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। मध्य प्रदेश में होती है खंडवा, खरगोन में। वाणिज्यिक अनाज की खेती समशीतोष्ण ग्रासलैंड में होती है। इसके नीचे सपोर्ट मार देना, ठीक है। मन्नो मारने ना 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 ना। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। कौन है, गोदावरी। प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है, याद रख लेना। भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा है, ठीक है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ये 2 भारतीय राज्यों से होकर बहती है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा। लूनी नदी के तट पर कौन सा शहर है, अजमेर। तीस्ता नदी है, ये सिक्किम में बहती है। फल उत्पादन में भारत सेकेंड नंबर पे है। गेहूं उत्पादन में फर्स्ट पे कौन है, उत्तर प्रदेश। दिख रहा है ना। बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनी मृदा रेगूर मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी के लिए कम उर्वरक चाहिए। जलोढ़ मिट्टी के लिए कम उर्वरक भी चल जाता है।
महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बलों से प्रभावित होती हैं, प्राथमिक बल और माध्यमिक बल। ठीक है, माध्यमिक बल। ग्लेशियर किसे कहते हैं? जमी बर्फ को ग्लेशियर कहते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या 30% जगह पे रहती है। तो जैसे ये जगह है पूरी 100%, इसमें जनसंख्या देखो, जगह इसमें 30% मान लो, जैसे ये कहलाई 25, ठीक है, ये कहलाई 30%। तो 90% लोग इतनी जगह में भरे हैं, तुम जैसे ठल्ले आदमी। ठीक है, मतलब तुम जैसे नहीं, मैं भी कहलाया। तुम टेंशन नहीं लिया करो, जो तुम्हारे ऊपर है वही मेरे ऊपर है। और ये सब मस्ती मजाक वाली बातें हैं, दिल पे कभी लेना नहीं, और लेना है तो देना नहीं। तो 90% जनसंख्या 30% जगह पे, 70% जगह पे केवल 10% जनसंख्या। ठीक है, मजे तो इनके हैं, हम तो जनगणना के लिए, समझ रहे हो। अब कुछ ये रेखाएं आती हैं, ठीक है। बॉर्डर जानते हो? बॉर्डर मूवी देखी है तुम लोगों ने? अगर नहीं देखी यार तो देख लेना। भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ। भारत बांग्लादेश की सीमा, इसको भी कहते हैं रेड क्लिफ। 4096 इसकी क्या है, मतलब भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096.7 है। भारत और नेपाल है, ठीक है। भारत भूटान है। भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, इसकी सीमा को कहते हैं डूरंड रेखा। भारत अफगानिस्तान की सीमा को कहते हैं डूरंड रेखा। ठीक है। सतपुड़ा तथा विंध्य जो पर्वत हैं, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बंद समुद्र, ये अराल सागर को कहते हैं, काला सागर को और कैस्पियन सागर, इन तीन सागर को, अराल, काला, कैस्पियन, इनको बंद समुद्र कहते हैं। हिंद महासागर, सुंडा जल डमरू मध्य, ये जावा सागर में है। ठीक है। अब ये खरीफ और रबी की फसल के ये काफी प्रश्न बनते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी करवाई देते हैं। इसको करवाने के बाद अपन लेंगे पानी। पहले अपन पानी पीते हैं, पानी पीना है। तो भैया हमारे यहाँ है एक रबी, ठीक है। और रबी जो है वो है कपड़े वाले भैया, ठीक है। कौन है? कपड़े वाले। और एक है हमारे खरीफ भैया। कौन है? खरीफ। जो खरीफ वाले भैया हैं, ये है भैया वर्षा, इनकी मतलब पत्नी है, उनको नाम है वर्षा। ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो कपड़ा तो देखो शीतकालीन में ज्यादा बिकते हैं कपड़े, ठीक है। तो रबी की फसल होती है शीतकालीन फसल है, और खरीफ की फसल है वर्षा ऋतु की फसल। ऐसे याद कर लो ना। अब खरीफ की जो फसल है, ठीक है, इनको पकने में कम समय लगता है, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम वर्षा है। अब वर्षा है, रोज पकाती है, तो वैसे ही पके हुए हैं, तो खरीफ की फसल को पकने में कम समय लगता है। रबी भैया हैं, इनकी फसल है, इनको पकने में थोड़ी ज्यादा समय लगता है। खरीफ की फसल है, अब पकने में कम समय लगा, ठीक है। और कुछ तो इसलिए भी खराब हो गई क्योंकि ताने वर्षा वाइफ ने बहुत ज्यादा दे दिए थे, तो इसलिए उत्पादन इसमें थोड़ा कम होता है। रबी की फसल में उत्पादन थोड़ा ज्यादा होता है। खरीफ की फसल है, इनकी बुवाई जून में और जुलाई में की जाती है। कटाई की जाती है कब? सितंबर अक्टूबर में। बुवाई जून जुलाई में, कटाई सितंबर अक्टूबर में। और जो रबी की फसल है, इनकी बुवाई दीपावली के बाद, मतलब अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में, नवंबर मान सकते हो। और कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में। प्रमुख रबी की जो खरीफ की फसलें हैं उनको जान लो, फिर रबी की फसलों पे आते हैं। धान है, ये खरीफ की फसल है। बाजरा, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। अब देखो रबी की फसलें, स्पेशल फसलों पे आती हैं। गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी। गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, ये रबी की फसलें हैं। तो दिमाग में बैठा लेना रबी और खरीफ की फसल। बहुत आईएमपी तथ्य है, कई बार आता है और तुम लोगों पे बनता नहीं। मतलब समझ रहे हो, अली का जो लेवल है, ये जो क्लास है, मतलब ये जो अब आगे के नोट्स हैं, ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ
ये एग्जाम डायरी जो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए उनकी क्लास 1 है उसके नोट्स हैं। तो यूट्यूब पे मैंने पढ़ी थी तो उसी का मैं यहाँ पे नोट्स है उसको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नहीं यार, इसको अपन अब बाद में करेंगे क्योंकि देखो ऑलरेडी अपन ने 135 क्वेश्चन कर लिए हैं और 1 घंटे का वीडियो यार हो गया है। तो कुछ चीज़ें जो कहनी थी वो मैं अभी कहने वाला हूँ, क्योंकि कहनी थी तो कहने वाला ही हूँ यार, सिंपल सी बात है। देखो, एक कहलाती है स्टैटिक जीके, ठीक है, ये है स्टैटिक जीके। इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इसमें विज्ञान भी आ जाता है, ठीक है, इसमें तुम्हारा विज्ञान में तो सब आ जाते हैं ना, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब आते हैं। इसमें जीके भी आ जाता है, जीएस यानी विज्ञान, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद होता है मैथ यानी कि माथा की पच्ची, क्योंकि देखो MATHA मैथामेटिक्स ऐसे लिखते हैं, माथा पच्ची मैथ। और एक होता है रीजनिंग, RES रीजनिंग। तुम मैथ में पूरे नंबर ले आओ, रीजनिंग में पूरे नंबर ले आओ, मुझसे पढ़ लो विज्ञान, जीके, जीएस, तुम्हारा काम खत्म, ठीक है, तुम्हारा काम खत्म, तुम धरती लोक से तर जाओगे, ठीक है। मतलब तुम्हारा फिर मैं क्या करूँगा, तुम पास हो जाओ एक बार, तुम्हारे मैं 2 मेरिट करवा दूंगा। 2 मेरिट, ये तुम हो, ये तुम्हारी वाइफ बा, ठीक है। तो दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत को गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल में, ठीक है, लव स्टोरी। तो यहाँ पे इस लव स्टोरी को भी ख़त्म करते हैं। मोबाइल की बैटरी भी थोड़ी सी कह रही है, थोड़ी हमारी लव स्टोरी भी 12% बची है, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों आज की इस वीडियो में जितना ज्ञान मिला है, जो भी मस्ती मजाक की उसको दिल पे नहीं लेना, ठीक है, लेना है तो ले लेना, तुम हमारा उखाड़ भी कुछ नहीं सकते, ठीक है। बड़ी बड़ी नेता नहीं उखाड़ पाए तो तुम क्या उखाड़ पाओगे, क्योंकि हम जो हैं वो दिल के साफ हैं, ठीक है। तो यदि तुम दिल से साफ हो, आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। सब्सक्राइब करना नहीं, लाइक माइक करना नहीं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हाँ, जय श्री राम लिख सकते हो, जय श्री राम लिख देना, जय श्री कृष्णा लिख देना, जो भी लिखना है, ठीक है, लिख देना। अपने भगवान का नाम लिखो जिसको तुम मानते हो, जय बजरंगबली भी लिख सकते हो, ठीक है। राम राम, जय सिया राम।